नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम 1971 से 1976 के बीच उन सभी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से भारत में आपातकाल लगाना पड़ा। दोस्तों, ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होगी, इसको कई वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की विशेष परिस्थितियों को समझने के लिए कि इमरजेंसी क्यों लाई गई और साथ ही भारत की विदेश नीतियों को समझने के लिए। तो देखिए, 1971 से 10 अगस्त 1976 तक संविधान में 24वें संविधान संशोधन से 39वें संविधान संशोधन की घटनाओं को अंजाम दिया गया और इन सभी घटनाओं की जो जन्मदात्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इसलिए हम सबसे पहले इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल बैकग्राउंड को और उनके बारे में कुछ विशेष बातों को जानने की कोशिश करते हैं। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1966 से 1967 तक का जो एक साल है उसमें देश के हालात कुछ ठीक नहीं थे। 1967 में आम चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस कुछ खास जन समर्थन प्राप्त नहीं कर सकी और जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसी समय राम मनोहर लोहिया जी ने एक नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है जिसको कांग्रेस ने जानबूझकर पर्दे के सामने खड़ा कर दिया है। जैसे तैसे इंदिरा जी ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई तथा मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बनाया गया। 1967 से 1969 तक का समय एक नॉर्मल समय रहा जिसमें काम काज चलता रहा। इस दौर में इंदिरा गांधी चाह रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें तथा प्रिवी पर्स को समाप्त करें, लेकिन मोरारजी देसाई पूंजीवाद के समर्थक थे, वे ये सब नहीं करना चाहते थे। अंत में राष्ट्रपति चुनाव के समय ऐसा हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी को जैसे ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया, उसके तुरंत बाद इंदिरा जी ने मोरारजी से ये कहते हुए इस्तीफा ले लिया कि आपकी नीतियां पार्टी की नीतियों से अलग है, अतः आप वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिएगा और उप प्रधानमंत्री के पद पर बने रहिएगा। ये बात मोरारजी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोरारजी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में आपसी कलह शुरू हुआ और ये कलह अपने चरम पर पहुंच गया था। 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी पर पार्टी की गाइडलाइन का अवहेलना करने का आरोप लगा और उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी दो खंडों में बंट चुकी थी। अब कांग्रेस के दो भाग थे। एक भाग था इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस ओ, और दूसरे इंदिरा समर्थन वाले कांग्रेस आर। कांग्रेस पार्टी के 705 पार्टी सदस्यों में से 446 सदस्य इंदिरा जी के समर्थन में आए और जैसे तैसे 1969 से 1970 तक इंदिरा जी अपनी सरकार को खींचती रही। अब ध्यान रहे, राष्ट्रपति के चुनाव में जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो चुनाव हार गए थे और वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए थे। इस्तीफे के तीसरे दिन ही पार्टी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक अध्यादेश लाई। इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और प्रिवी पर्स को हटाने के संशोधन का प्रयास किया गया, तो राज्यसभा में इंदिरा जी एक वोट से इस समर्थन को प्राप्त नहीं कर पाई। इसी दौर में गोलकनाथ केस का फैसला भी आ चुका था, जिसके कारण सरकार के हाथ बंद गए थे कि वे किसी भी हालात में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। अब इंदिरा जी को मौका चाहिए था और मौका मिला पीवी पर्स वाले मामले में। वो कह रही थी कि भाई देश को अगर समृद्ध बनाना है, लोगों को ताकत देनी है, लोगों को, पिछड़े लोगों को मूल धारा में लेके आना है, तो सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए। गरीबी हटाने के लिए सरकार के पास हर हाल में हमको पावर चाहिए। इसके लिए इंदिरा जी ने क्या किया कि जो आम चुनाव 1972 में होने वाले थे उनको एक साल पहले प्रीपोन करते हुए इंदिरा जी ने 1971 में ही वो चुनाव करवा लिए। अच्छा, ये चुनाव पहले करवाने से इंदिरा जी को फायदा क्या हुआ, इस बात को समझना जरा। इस चुनाव से पहले लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन इंदिरा जी इनको अलग अलग करवाना चाह रही थी। कारण ये था कि इस दौर में कई क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव में आ गई थी और क्षेत्रीय पार्टियां क्या कर रही थी, लोकल मुद्दों को उठाकर लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी बढ़त बना लेती थी।
लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव में जो केंद्र का गरीबी हटाओ का जो मुद्दा था वो ज़्यादा प्रभावी रहा और इसका ज़बरदस्त फायदा मिला इंदिरा जी को। इस चुनाव में विरोधी पार्टियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। और इंदिरा जी कहती थी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, अर्थात इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कहते हैं कि यही वो नारा था जिसने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बनने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चुनाव का परिणाम कुछ देखने लायक था। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के जो दो खाप बने, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें मिली। इतना जबरदस्त समर्थन प्राप्त करके जब इंदिरा शक्ति में आई तो उसने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जैसे ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है बांग्लादेश को लेकर। अब बांग्लादेश को लेकर क्या समस्या थी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए, उस दौर में पाकिस्तान दो भागों में फैला हुआ था। एक भाग था पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है, और दूसरा भाग था पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है। पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग सिंधी भाषी लोग थे और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोग। ये भाषाई मुद्दा था जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन का बीज बो दिया था। याद रखिए, जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के समय ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू बनाने की कोशिश की थी, जबकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की भाषा उर्दू थी ही नहीं। वो उर्दू को केवल एक मजहबी रंग देना चाहते थे क्योंकि वो पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम देश के रूप में करना चाह रहे थे। उर्दू को जैसे ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाने की घोषणा की जाती है तो पूर्वी पाकिस्तान में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उन लोगों का मानना था कि हमारी जो भाषा है वो बांग्ला है और हम इसी भाषा के साथ आगे विकास करना चाहते हैं। 1970 अब दौर आता है पाकिस्तान के आम चुनावों का। दो पार्टियों के बीच टकराव था। पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान। जबकि पूर्वी पाकिस्तान के नए नेता जो बनकर उभरे थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं शेख मुजीबुर रहमान। लोग उन्हें बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं और आगे जाकर यही फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहलाए थे। दोनों के बीच चुनाव होता है। 300 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान को मिली, जिसका सीधा मतलब था अब इस्लामाबाद में शासन करेंगे शेख मुजीबुद्दीन रहमान, जो पूर्वी पाकिस्तान से संबंध रखते थे। ये बात पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को कतई बर्दाश्त नहीं थी। पाकिस्तान में इस बात से बड़ा हड़कंप मच गया था। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता कैसे भी जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और वहाँ के जो सेना प्रधान थे याया खान, वो राष्ट्रपति बनने की मंशा रखते थे। तो दोनों ने पुरजोर कोशिश की कि कैसे भी शेख मुजीबुद्दीन रहमान को मनाया जाए और जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता में लाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए। तमाम कोशिशों के बाद जब शेख मुजीबुद्दीन रहमान नहीं माने, याया खान ने नेशनल असेंबली की मीटिंग ही नहीं बुलाई और अंत में जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ये बात पूर्वी पाकिस्तान के लोग कैसे बर्दाश्त करते थे? तो शेख मुजीबुद्दीन रहमान ने आंदोलन छेड़ दिया और स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए घोषणा कर दी। इसके लिए कई आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों को कुचलने के लिए रजाकार संगठन को लगा दिया गया। रजाकार संगठन कट्टर मुस्लिम लोगों का एक संगठन था जो नरसंहार जैसी प्रवृत्तियों को, मानव क्रूरता वाली प्रवृत्तियों को अंजाम देता था। तो आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाने लगे। 25 मार्च 1971 के दिन पश्चिमी पाकिस्तान से याया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट जारी कर दिया, जिसके तहत आंदोलनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। नरसंहार हुआ, आंदोलनकारी भागकर भारत आने लगे। इन लोगों ने भारत में रहकर पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी संगठन बनाया। ऑपरेशन सर्च लाइट की वजह से कई आंदोलनकारी, यूँ कहें कि काफ़ी तादाद में आंदोलनकारी भारत आने लगे। अब भारत के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई कि आने वाले आंदोलनकारियों का सहयोग करें
कि न करें। अब इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो भारत की विदेश नीति को हमें समझाने की कोशिश करेगी और इन विदेश नीतियों में इंदिरा का क्या योगदान रहता है। यही वो तमाम कारण रहेंगे जो भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए भूमिका तैयार करेंगे। इन सब को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।